इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जानकारी ये मिल रही है कि 250 ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है। इनकी जो गतिविधियां थी सोशल प्लेटफॉर्म पर वो संदिग्ध नजर आ रही थी। आईटी मंत्रालय ने इस बात का निर्देश दिया है। देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए इन 250 ट्विटर हैंडल्स को बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन पर ये बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि ट्विटर ने किसान आंदोलन की आड़ में गड़बड़ी फैलाने के शक में करीब 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। जरा बताइए अमित, कौन कौन से वो लोग हैं? कोई चर्चित नाम भी है इसमें शामिल या फिर नॉर्मल साधारण आम आदमी से जुड़े हुए ही नाम थे जिनकी आड़ में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था? देखिए, करीब 250 ट्विटर अकाउंट है और इनकी जो जानकारी है ये जांच एजेंसियों ने साझा की थी। इसमें दिल्ली पुलिस, आईबी एजेंसियां हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय के दौरान साझा की थी। किसान आंदोलन के दौरान देश विरोधी गतिविधियों को भड़काना इन ट्विटर अकाउंट का काम था। तो यह जानकारी गृह मंत्रालय ने आईटी मंत्रालय से साझा की, जिसके बाद ट्विटर को इस बात की सूचना दी गई और एक भारत सरकार की संयुक्त कार्रवाई के बाद ट्विटर ने ये बड़ा कदम उठाया है जो भारत के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट से काम कर रहे थे। तो यानी कि एक बड़ी तादाद में जुड़े हुए लोगों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह की कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में हुए हैं और खास बात ये कि जिस तरीके से भारत सरकार ने अपनी स्थिति को अलग अलग मंत्रालय ने मिलकर सूचित किया ट्विटर को कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर इन चीजों को नोट कीजिए, उसके बाद ट्विटर का ये कार्रवाई करना, इन अकाउंट्स को सस्पेंड करना बहुत बड़ा ये कदम माना जा रहा है। और अब आने वाले दिनों में ट्विटर द्वारा हम जिम्मेदारी बड़ी भूमिका हम देख सकते हैं। जो अकाउंट जानबूझकर भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियां फैलाने का काम करते तो उन पर भी अब कड़ी नजर बनानी पड़ेगी ट्विटर को। जी अमित, लगातार अपडेट आगे भी देते रहिएगा। आज पेश हुए बजट की आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल का पहला बजट पेश किया। बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को पेंशन और ब्याज से होने वाली आय पर इनकम टैक्स रिटर्न देने से छूट दी गई है। कोरोना काल के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य को मूल मंत्र बताया और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस सेक्टर के फंड में 137% का इजाफा किया है। इस दशक के पहले बजट में वित्त मंत्री ने कई सेक्टरों को सौगात दी तो कुछ को निराश भी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोरोना वैक्सीन समेत केंद्र सरकार की कई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फंड का ऐलान किया है। बजट में रेलवे को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट देने का ऐलान किया गया, जबकि आत्मनिर्भर भारत को करीब 2 लाख करोड़, स्वास्थ्य मिशन को 2,24,000 करोड़, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,42,000 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ का बजट देने का ऐलान किया गया। तो इन 6 तस्वीरों में आपको एक बात बता रहे हैं कि किस तरह की रूपरेखा इस बार पेश हुए बजट में नजर आई। प्रधानमंत्री ने बजट को देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ाने वाला बताया और कहा कि बजट के दिल में गांव और किसान है। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को
और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बजट पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों समेत सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया गया है। किस तरीके से इस बजट में किसानों के मुद्दे को एड्रेस किया गया है? देखिए, पहले आप एक बात समझिए कि तीनों किसान कानून तो किसानों के पक्ष में है, लेकिन इससे पूर्व क्या किसानों के लिए काम नहीं हुआ क्या? कोरोना काल में 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, आज निर्मला जी ने बताया ना, तो 3 आत्मनिर्भर भारत के पैकेज आए। लगभग आपके 2,76,000 करोड़ रुपए का जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना थी, किसानों के लिए डिजिटल पेमेंट हो रहा था, माताओं को फ्री गैस मिल रहा था, 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा था। और आज के उसमें क्या है, आज उसमें आप देखेंगे तो किसानों के लिए स्वामित्व स्कीम की बात की घोषणा हुई है कि नहीं। एक हमारा ई-नाम मंडी है जिसमें लगभग 1000 मंडियां हैं। आज कहा 1000 मंडियां और जुड़ेंगी, बटन दबाकर अपना माल बेचो। आज बिहार में औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, हमारे किशनगंज में खेती होती है पाइनएप्पल की। आप जाइए बुलंदशहर में, वहाँ सैकड़ों गांव में किसान ऑस्ट्रेलिया के उगाते हैं गाजर और 10 गुना 4 गुना अधिक पैसे कमाते हैं। तो उनको ये डिजिटल मंच बहुत सहयोग करेगा। और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बजट में सिर्फ उन्हीं राज्यों पर ध्यान दिया गया जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। खड़गे जी, जिस तरह का बजट पेश हुआ है, सरकार कह रही है दिशा और दशा बदल देगा देश का ये बजट। नहीं, ऐसे तो जुमले उनके पास बहुत है, दिशा बदलेगा, देश को मजबूत बनाएंगे, लेकिन इसमें कोई डिफेंस के लिए उन्होंने क्या पैसा रखा वो तो नहीं बताया। और जो 4 स्टेट में इलेक्शन को जाना है, वहाँ पर 3,20,000 करोड़ रुपए उन्होंने रखा है। यह अच्छी बात है, किसी राज्य को पैसा देना डेवलपमेंट के लिए हम वेलकम करते हैं, लेकिन कब किस वक्त चुनाव है, अब चुनाव सामने रखकर उन्होंने 4 स्टेट को 3,20,000 करोड़ रखा है। उसी ढंग से वेस्ट बंगाल और आसाम को भी सेपरेट पैसे उन्होंने दिए हैं। तो ये क्या दर्शाता है, चुनाव के दृष्टि से अनाउंस करना और बाकी के वक्त उन स्टेट को याद भी नहीं करते। तो कांग्रेस पार्टी चुनावी राज्यों पर मेहरबानी का इल्जाम लगा रही है। इस बजट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट की तारीफ की है और इसे उम्मीद से बेहतर बताया। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट की तारीफ की और कोरोना संकट के बीच इस तरह का बजट पेश करने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ये बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी
और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। और हम सीधे जयपुर का रुख कर लेते हैं। भवानी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, आम आदमी के लिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए बहुत कुछ नहीं है इस बजट में, लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो क्या मानते हैं कि बजट उनके लिए अच्छा है या फिर कुछ और कमियां भी देखते हैं वो? देखिए प्रीति, आम बजट है तो जाहिर तौर पर आम आदमी क्या सोचता है, उम्मीदें कितनी पूरी हुई, टूटी, ये जानने के लिए हम चाय की थड़ी पर हैं। आप बताएं, इस बजट से आपकी उम्मीदें पूरी हुई है, टूटी है? नहीं, पूरी हुई है साहब। क्या पूरी हुई है? जैसे मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ गांव में, तो सबसे ज़्यादा बजट ही इस बार किसानों को दिया गया है। पैसा बजट में एलोकेशन ज़्यादा किया कृषि क्षेत्र के लिए? हाँ, कृषि बिल्कुल। MSP बढ़ाई है उन्होंने, मतलब 1.5 गुना कर दिया उसको, ज़्यादा खरीद ज़्यादा करेंगे इस बार MSP की। बढ़ाई नहीं, लेकिन अभी वो जो पुरानी MSP उन्होंने सरकार ने बताई। आप बताएं, आपको क्या लगता है इस बजट के अंदर क्या ऐसा अच्छा है, क्या लगता है क्या नहीं हुआ होना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार देश का जो बजट है वो केंद्र की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने हर वर्ग को देखते हुए, जिस प्रकार हम देख रहे कि देश में एक आग की तरह इस आंदोलन को हवा दी जा रही थी, लेकिन किसानों के लिए जो सरकार ने बहुत अच्छा एक MSP और हर वर्ग का किसान ये सोच करके कि हम किसान जो देश का अन्नदाता है वो आज इस बजट से खुश है। और सभी वर्ग के लोग इसमें, जिस प्रकार से हम देखा जाए कि है ना, जो सीनियर सिटीजन है, जो पेंशन को लेकर के, या फिर सीनियर सिटीजन में जो रिटर्न फाइल है उसमें जो राहत दी गई है, ये सब हर वर्ग में एक सोचने वाली, युवाओं को नौकरी देखी जाए, ये सब खुशी के एक लहर का मामला है जो हम सब लोग उसकी खुशी जाहिर आपके सामने करते हैं। एक जो इनकम टैक्स के अंदर लोग बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस बार राहत मिलेगी, 1.5 लाख की बजाय ATC के अंदर 2 लाख होंगे, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जिस प्रकार से ये बजट आया है, हर आम आदमी को ध्यान रखते हुए एक अच्छा बजट आया है। हम इसकी टैक्स की बात करते हैं तो 75 अबाउट जो लोग हैं सीनियर सिटीजन, उन सबको पेंशन में इनमें राहत दी गई है और रिटर्न फाइल करने से भी उन्हें छूट दी गई है। जिस प्रकार से उस क्षेत्र आपको लगता है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए अब जो बजट आया, लोग सोचते थे कि नए टैक्स लगेंगे, नए टैक्स नहीं लगे, ये एक फ़ायदेमंद है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बजट है। इसमें पूरी अर्थव्यवस्था को, देश की को बूस्टर के रूप में काम करेगा। ये जो बजट आज माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा करी है, इससे रेलवेज, मेडिकल क्षेत्र, स्टूडेंटों के लिए, सभी के, मतलब हर वर्ग, छोटे उद्योगपति, सभी को सबको थोड़ा थोड़ा सबको दिया है। इससे देश को बहुत फायदा होने वाला है। थोड़ा सबको तो एक तबका है जो संतुष्ट नजर आ रहा है भवानी इस बजट से। इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट की तारीफ की है और कहा है कि देश के इतिहास में ये पहला बजट है जिसमें सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं सर, क्योंकि कोरोना काल में ये पहला बजट हुआ है, और इस बजट में किस तरीके से आप देखते हैं आम लोगों के नज़रिए से? ये देश के इतिहास का एक रिवोल्यूशनरी बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आज तक के बजट में सबसे पहले प्रायोरिटी मिली है। हमारा बजट 1,18,000 करोड़ गया है, और अभी एयरपोर्ट, रेलवे, पावर लाइन, शिपिंग, पोर्ट्स, रोड मोनेटाइज होंगे तो 1 रुपया सरकार का तो 9 रुपये बाहर से आएंगे, तो 10 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, जिसमें आने वाले 5 साल के अंदर जो मोदी जी का सपना था कि हम लोग 110 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, वो आत्मनिर्भर भारत के तरफ हम आगे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बजट उस तरफ तरीके से आगे जाने के लिए उपयोगी होगा। लेकिन विपक्ष काफी असंतुष्ट है इस बजट से। शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि बजट और बेहतर हो सकता था, लेकिन पूरी तरह से महाराष्ट्र को इसमें इग्नोर किया गया है। बजट पर शिवसेना सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत की क्या प्रतिक्रिया, हम उनसे जानते हैं। सर, कितने नंबर देंगे 10 में से? नंबर क्या देना है, गुमराह करने वाली बात है सारी, उसको क्या नंबर देंगे? 2, 1? क्या किन मुद्दों? देखो, जिन मुद्दे पर किसान लड़ रहा है, बजट में क्या बताया हमने बताया चावल के ऊपर हमने इतनी खरीदारी की, इतना खर्चा हुआ, हमने भाव बढ़ा के दे दिए, हमने गेहूं के भाव बढ़ाए, हमने दलहन के भाव बढ़ा दिए। तो पूछता हूँ, 2013 की कंपैरिजन करते हो आप, तुलना करते हो, तो 2013 में दलहन का भाव क्या था, 2013 में चावल के, गेहूं के भाव क्या थे, वो भी तो बताओ सर। ये भी तो ये जो गुमराह करने की स्टाइल है, वो ही तो है। किसानों को न्याय नहीं, बेरोजगार को न्याय नहीं। आप हर चीज
निजीकरण के चक्कर में जा रहे हो। हर चीज निजीकरण करना है, तो निजीकरण करते समय सबसे बड़े सोशल इम्पैक्ट कहते हैं ना हम लोग, उसका क्या होगा प्रभाव, उसका प्रभाव का नहीं सोचते क्या आप? हमारी देश की आबादी, ये भी एक बड़ा समस्या है। जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे इससे, उनके जीवन के बारे में आपने कुछ सोचा? वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने इस बजट में क्या बात की कमी बताई है, उसको भी सुन लेते हैं। अगर कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव और उस चुनाव को देखते हुए ये देश का बजट बनाने की बात हुई है, ऐसा आपका कहना है, तो उसे मैं राष्ट्रीय बजट नहीं कहूँगा। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का बजट है। और जैसे चुनाव में आप जो फंड देते हैं ना राजनीतिक दल अपने अपने लोगों को, अपने अपने राज्यों को, उस तरह से ये देश का बजट का बंटवारा हो रहा है। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में बजट पेश करने के बाद इस बजट की तारीफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना महामारी के दौरान भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबी छलांग लगा ली है और इस बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ के निवेश के साथ इस बजट को आगे बढ़ाया गया है, जिससे गांव-गांव तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी। हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। ये भारत को कोरोना मुक्त बनाने के लिए मोदी जी की संकल्प शक्ति को दर्शाता है। मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले दिन से ही किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी सुनिश्चित करना मोदी सरकार की कटिबद्धता को दर्शाता है। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भवानी, किसान कितने संतुष्ट हैं इस बजट से? देखिए, हमारे साथ जो लोग हैं वो गांव के लोग हैं, वहीं से आए हुए हैं। आप बताएं कि आपको क्या लगता है, ये जो बजट है, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके की नाराज़गी है किसानों के अंदर, क्या बजट किसानों की कुछ उम्मीदें पूरी करता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बजट जो घोषणा हुई है, जो किया है, उसके अंदर एमएसपी को लेकर के और किसानों के पूरे हित को देखते हुए बजट के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी डाली गई है जो किसानों के हित के लिए। आपको क्या लगता है, कुछ है किसानों के लिए? किसानों के लिए बहुत कुछ है और जैसा बजट में दिया गया है, किसान बहुत खुश है। आपको क्या लगता है इस बजट के बाद में जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, क्या वो मानेंगे? क्या थोड़े से खुश होंगे? साहब, अब मानने में तो ऐसा है, वहाँ जो बैठे हैं उसमें 10% भी किसान नहीं है। हम गांव से हैं, हम गांव में भी खेती कर रहे हैं। अभी हमारे सरसों की और चने की फसल खड़ी है, हमें बाहर से मजदूर बुला के मजदूरी हम कटाई करवा रहे हैं। किसान को समय नहीं है। वहाँ जो भी लोग हैं उसमें 10% भी किसान नहीं है। अगर वहाँ किसान होते तो वो ऐसा कभी नहीं करते जो गणतंत्र दिवस के दिन हुआ। तो आपको लगता है कि बजट किसानों के हित में, लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे, मानना पड़ेगा। अब असली किसानों को मैं आग्रह करता हूं असली किसानों से कि आप उठ के आप जाइए अब दिल्ली, आप उनको भगाइए, आप समझाइए ये देश आप बताएं, आप खुद भी किसान हैं, अगर बजट में अच्छा हुआ तो आप भी वहाँ जाकर समझा सकते हैं किसानों को कि आप ही के भाई हैं वो। तो साहब, हमें तो समय है नहीं, अभी हम समझा रहे हैं, हमें बिल्कुल भी समय नहीं है। हमारे 24 घंटे फसल का टाइम है अभी। हम असली किसान हैं, हम देश के किसान हैं और रहेंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे, या फिर कोई भी सरकार आए जो किसानों के बारे में सोचती है, हम उसके साथ रहेंगे। देखिए प्रीति, आवाज़ है, अलग अलग आवाज़ है और कईयों को लगता है कि बजट किसानों के हित के अंदर है और जो आंदोलन हो रहा है उसको, उनको लगता है कि इस बजट के बाद में शायद वो सोचेंगे नहीं सोचेंगे। चलिए, इस आंदोलन पर भी निर्मला सीतारमण ने कुछ कहा है, वो भी सुनवाएंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में किसानों के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई हैं हमारे साथ, जो कि पार्टी से सांसद भी हैं और लगातार पार्टी की बात सामने रखते आए हैं। सर, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? बहुत ही निराशाजनक, कोई विकल्प नहीं, बस एसेट मोनेटाइजेशन की बात करते हैं। जो भारत के जो 80% लोग जो आज पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम से जूझ रहे हैं,
जो बढ़ती हुई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो अपने बच्चों के शिक्षा और उनके भविष्य से परेशान हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। तो बजट की कमियां गिनाते हुए इधर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अपनी ही सरकारों पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि कभी भी बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है। किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है, तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खत्म होगा। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। तो तमाम विपक्षी पार्टी के नेता अब किसान नेता बनते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि इस बार बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैठ करके एमएसपी मांग रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आय दोगुनी करेंगे। क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? जहाँ तक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सवाल था, लगातार हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। जब से नोटबंदी हुई, अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, उससे ज़्यादा धक्का लगा जीएसटी को लागू करने से। बाद में कोविड आ गया। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्रिएट करेगा। और कोरोना काल में देश ने अब तक का जो भी समय बिताया है उसने सरकार को बहुत सारे नए अनुभव दिए हैं। यही वजह रही कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कोरोना काल की चुनौतियों का न सिर्फ ध्यान रखा बल्कि देश की व्यवस्था, जो खास तौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनके लिए पिटारा खोल दिया। दावा किया जा रहा है कि ये बजट स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए संजीवनी का काम करने वाला है। कोरोना काल में बजट वाली संजीवनी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खोला खजाना। बजट में स्वस्थ भारत का संकल्प। कोरोना काल में देश ही नहीं पूरी दुनिया के हालात बदले हुए। यही वजह रही कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में उन तमाम बातों का जिक्र किया गया जिनका सामना देश ने इन मुश्किल भरे हालात में किया है। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी के खिलाफ भारत ने कदम दर कदम न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि दूसरे देशों के लिए भी भारत किसी उदाहरण की तरह साबित हुआ। फिर चाहे वो मामला कोरोना काल में भारत की मृत्यु दर को कंट्रोल करने का हो या फिर कोरोना के खिलाफ कारगर वैक्सीन तैयार करने का। वित्त मंत्री की तरफ से यह दावा किया गया कि कोरोना संकट की वजह से ही इस बजट को खास तरह से बनाया गया है। अपने बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि कैसे कोरोना काल के बीच सरकार ने न सिर्फ गंभीरता से काम किया बल्कि इस बजट में भी कोरोना की वजह से ढाल पड़ चुकी अर्थव्यवस्था में प्राण फूंकने का काम किया है। The Atmanirbhar Bharat package to sustain the recovery further into the year. We also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. कोरोना काल की इन बढ़ी हुई चुनौतियों के बीच सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य बजट पर दिया। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि पिछले स्वास्थ्य बजट की तुलना में इस बार स्वास्थ्य बजट में 137% का इजाफा किया गया है, यानी 94,000 करोड़ से बढ़ाकर स्वास्थ्य बजट को 2.38 लाख करोड़ करने का ऐलान किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया। Setting up of 15 health emergency operation centers and 2 mobile hospitals. I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. महामारी के बीच चुनौतियों से पार पाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन छोटी छोटी बातों का भी जिक्र किया जो आने वाले दिनों में भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर को बदलने वाली हैं। अपने बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने
पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री के पिटारे से 64,180 करोड़ की हेल्थ स्कीम का भी ऐलान किया गया, जिसके तहत सभी राज्यों का हेल्थ डेटाबेस तैयार किया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। 112 जिलों में पोषण अभियान चलाया जाएगा। देश के स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदलने के लिए बुनियादी स्तर पर भी सरकार ने अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर हेल्थ सेंटर्स के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र बनाए जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट को चालू किया जाएगा। इतना ही नहीं, कोरोना काल जैसी त्रासदी को ध्यान में रखते हुए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को भी और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाने का भी ऐलान किया है। कोरोना काल से सबक लेते हुए सरकार नई बायो लैब पर भी काम कर रही है। इसी कड़ी में 9 बायो लैब बनाने का भी ऐलान किया गया है। 4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाए जाने का भी अहम कदम उठाया गया है। इस दिशा में अगले 6 साल में 61,000 करोड़ के खर्च का ऐलान किया गया है। कोरोना काल में देश के आम नागरिकों का स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यही वजह है कि सरकार ने स्वच्छ पानी और साफ हवा के लिए भी बड़े मिशन पर काम करने का ऐलान किया है, जिसके तहत जल जीवन मिशन की शुरुआत का भी ऐलान किया गया। इस योजना के तहत 4,378 शहरी इलाकों में हर घर जल की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा 2.86 करोड़ पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, साफ हवा के लिए 2,217 करोड़ रुपए के बजट का भी ऐलान किया गया है। सरकार प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना चाहती है। साथ ही नेशनल हेल्थ मिशन के इतर नई बीमारियों पर भी फोकस करने का ऐलान किया गया है। इन तमाम बातों का मकसद एकदम साफ है कि सरकार न सिर्फ महामारी से जूझ रहे देश को निकालना चाहती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी जल्द से जल्द पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी हुई है।